हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम बैक। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग? कौन कौन आ गया है? और सारी चीज़ें क्लियर है, हम दिखाई दे रहे हैं अच्छे से, आवाज़ आ रही है अच्छे से, मैम की भी आवाज़। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एक्साइटेड। आर यू ऑल एक्साइटेड? यस। तो बच्चा लोग फटाफट फटाफट, अगर आवाज़ आ रही है तो एक मैसेज बनता है विथ स्माइली कि हम सबकी आवाज़ आप तक ठीक पहुंच रही है। और यार क्या कहते हो, मैं पढ़ा दूं क्या केमिस्ट्री? दूसरी बार आया हूँ, आज सुबह सुबह ही हमारा मैथ्स हुआ है, पहला सेशन। मज़ा आया बहुत, मुझे बहुत मज़ा आया मैथ्स में, और आई एम श्योर बच्चों को भी बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। स्माइलीज आ रही है, इसका मतलब आवाज़ वगैरह सब सही है। चलो, तो मैं एक फॉर्मली एक और बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आप सबको पता है कि कौशल मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, राइट? मेरा केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है और मैं भूल भी गया हूँ, तो बेटर है मैम ही पढ़ाए। मैम का 24 ईयर्स, 2001 आई थिंक Yeah, क्या correct. आप एक्चुअली तब थे भी नहीं। या आप तब थे भी नहीं, और मैं भी 2001 में सेवेंथ में था। तो 2005 का 10th है, तो 6th में था। बताओ, आप तब टीचर बन गए थे। तो बच्चा लोग 2001 से मैम पढ़ा रही है केमिस्ट्री वाडिया कॉलेज में, जो पुणे में काफ़ी फेमस कॉलेज है। फिर उसके बाद में बहुत सारे कोचिंग्स में पढ़ाया है मैम ने। सुपर डुपर अच्छे अच्छे टॉपर्स भी निकाले हैं। अब आपकी बारी है, ठीक है? तो आज केमिस्ट्री का जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। हाँ बच्चा लोग, आर यू ऑल एक्साइटेड? एक बार हो जाए हु हा। मैम की इसमें भी आपको करना है ये सारी चीजें, ठीक है? मस्ती करनी है, पढ़ाई भी करनी है। केमिस्ट्री को मैम आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाने वाले हो यार? बच्चे बहुत बार कहते हैं कि हमको केमिस्ट्री थोड़ा सा डल लगता है, तो क्या लगता है आपको कि आप क्या करने वाले हो हमारे बच्चों के साथ? पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि वो डल क्यों लगता है, राइट? ओके, तो उसके रीजंस हो सकते हैं। शायद अच्छे टीचर से नहीं पढ़े होंगे। परहैप्स ये एक अच्छा सा रीजन हो सकता है। दूसरा है कि केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज बहुत आते हैं, फिजिकल में, ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, राइट? तो ये सारी चीज़ों की वजह से शायद वो बोर होगा। लेकिन यहाँ पे वी आर गोइंग टू रिवाइज द फॉर्मूलाज, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, ओके? एंड ऑफ कोर्स आपके पूरे बेसिक लेवल तक आपको जब तक समझ में आ रहा है उस हिसाब से हम जाने वाले हैं, ओके? और हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे अच्छे से ध्यान दोगे, अगर आप जो भी क्लास में हो रहा है उसके हिसाब से आओगे, फिर उसके बाद राइट एंगल बैच से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वो आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा। और एक बार मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो गया तो इंटरेस्ट आराम से आ जाएगा। मैम, मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, हाँ, अगर ये फिजिकल अच्छा कर लेते हैं, Exactly. मैंने देखा है फिजिकल का वेटेज ज्यादा होता है ना ऑर्गेनिक से, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, तो होता क्या है कि तीनों जो है ना, मतलब आपका 50 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैंने जो देखा है उसके हिसाब से 25 क्वेश्चंस फिजिकल से आते हैं। बहुत ही बढ़िया नंबर है ना मैम। एग्जैक्टली 25 क्वेश्चंस फिजिकल से आते हैं, और उसमें आपको पता है कि हार्डली 3 या 4 थियोरी बेस्ड होते हैं। तो वो थियोरी बेस्ड तो ऑब्वियसली आप कर पाओगे, लेकिन अगर ये 25 भी आप बहुत अच्छे से कर लोगे ना, तो आई एम श्योर वी आर वेरी क्लोज टू 90%। यस, अरे बहुत बहुत। तो बच्चा लोग, हमारा पहला टारगेट यही है कि हम 35 क्रॉस कैसे करें। मैं फिर कहता हूँ, अगर हम 35 क्रॉस करते ना, हम 98-99 परसेंटाइल पे चले जाएंगे केमिस्ट्री में। ये एनालिसिस कहता है 40 के आसपास आ गए तो भाई 99 पक्का है, तो हमको वही करना है, और मैम भी वही करेगी। आपको सारे टॉपिक्स बेसिक से पढ़ाएंगे, मजा आएगा। अच्छा, मेरे को एक और क्वेश्चन है, बच्चों एक बार बताना कि क्या हमने आप सबको बीटा 4.0 में ऐड कर दिया है? अगर हाँ तो भाई मैसेज लिखो यस, ना तो लिखो नो। हमने अभी जब से मेरी क्लास हुई है अभी तक काफ़ी बच्चों को ऐड कर दिया है। प्लीज़ अभी आप ऐप खोलो, ऐप खोल के आप लाइब्रेरी में जाओ, या वेबसाइट पे खोल रहे हो तो एक्टिव कोर्सेज देखो। पहले वो आपको 3 क्वेश्चन पूछता है कि आपको कहाँ से पता चला गणितज्ञ के बारे में वगैरह वगैरह, वो आप आंसर करो। उसके बाद में आप ऐप में लाइब्रेरी देखो, बताना यार हुआ कि नहीं, यस नो यस नो यस नो। कोर्स मिला कि नहीं यार? हम लोगों ने बहुत एफर्ट दिया, तब से मैंने भी कुछ काम नहीं किया, बस आप लोगों को ऐड ही कर रहा हूँ। हमारी टीम है लेकिन छोटू सी है, सारे काम हम सबको 2-4 लोगों को मिलकर करना होता है, तो हमने सबको ऐड करा है पीछे से। आप सब लोगों को ये सब दिख रहा है ना? आप कैसे देखोगे? मैं फिर कहता हूँ, आपका ऐप है तो आप ऐप में नीचे लाइब्रेरी बटन है, वहाँ जाना और वहाँ देखना। बताता हूँ मैं आपको क्या दिखना चाहिए, राइट? तो गणितंक पर जाते हैं हम लोग। जो वेबसाइट से कर रहा है वो मेरी तरह करेगा, गणितंक.com पे जाएगा, फिर लॉगिन करेगा, फिर उसको माय डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड पे जाएगा, ओके? और फिर यहाँ पे आज अभी केमिस्ट्री की बात करेंगे हम पहले। तो केमिस्ट्री में ऐसे मैम का फोटो भी दिखेगा, ऐसे एक्टिव कोर्सेज दिखते हैं यहाँ पे, राइट? तो यहाँ जाएगा,
और फिर है ना कोर्सेज के अंदर आज जो है मैंने सारा चीज डाल दिया बेटा, है ना, सारी चीज डाल दी, हमारा शेड्यूल डाल दिया क्रैश कोर्स का मैम। ये जो शेड्यूल हम फॉलो करने वाले बच्चों के पास भी है, तो हम बस यही फॉलो करेंगे अच्छे से। फिर उसके अंदर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी डाल दिया मैंने इसमें, राइट। टेस्ट सीरीज कब कब क्या है, 2 तारीख को हमारी अगली फुल सिलेबस टेस्ट है, ऑल पार्ट टेस्ट कब कौन सी है। फिर एमएसटी सीटी केमिस्ट्री का वेटेज भी डाल रखा है मैंने यहाँ पे, और ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या पता है, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। ये सब डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया है। प्लानर भी डाला है हमने, प्लानर बनाया गणितन का, तो डेली प्लानर क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है वो सब डाल रखा है। अब आज जो आप पहला सेशन ले रहे हो ये भी है यहाँ पर, फिर उसके बाद में इसके नोट्स भी आ जाएंगे। और बच्चों सेशन खत्म होने के बाद में आपको इसके पीवाईक्यूज करने हैं, पीवाईक्यूज भी मैंने यहाँ शेयर किए हैं, वो भी मैम के सॉल्यूशन के साथ। मैम नेक्स्ट करेंगे आप, वहाँ पे ऊपर नेक्स्ट है। हाँ तो देखिए मैम के सॉल्यूशंस के साथ मैंने 24 के पीवाईक्यूज है ये सारे, और उसके बाद 23 के पीवाईक्यूज है, ठीक है। तो ये सब दिया है। सेशन खत्म होने के बाद में आपका होमवर्क ये होगा कि 24 और 23 के पीवाईक्यूज आप करेंगे, सब दे रखा है मैंने। बाद में ये सब आपको राइट एंगल बैच में मिलेगा, लेकिन पहले 3 चैप्टर्स हम आदत लगाएंगे आपको, है ना, कि आप ये सब करो, ठीक है बच्चों। ओके तो शुरू करना चाहिए। हाँ क्या बोलते हो? अच्छा जिनको अभी भी एक्सेस नहीं मिला है, जो बच्चे कह रहे हैं सर हमको अभी तक नहीं मिला, ऐप पे नहीं दिख रहा, एक बार देख लो। अगर नहीं मिला है तो प्लीज आप अपना मेल आईडी हमें व्हाट्सएप करना। मैं व्हाट्सएप नंबर फिर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, मुझे देखना पड़ेगा नंबर ऑफिस का, ठीक है। हम व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डाल देते या, तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे हमें क्या करना है, आपका मेल आईडी शेयर करना है, ठीक है। मैं नंबर यहाँ पे डलवा देता हूँ कमेंट में, ठीक है बच्चा। तो आपको पता ही है ना 7757 वो नंबर जो है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना मेल आईडी स्क्रीनशॉट लेना है, यूट्यूब को हमें सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजना है, और मेल आईडी भी आपको गणितन का ऐप डाउनलोड करके करना है। चलिए आई थिंक अब बहुत टाइम नहीं लेता हूँ मैम, चालू करते फर्स्ट टॉपिक। या फॉर श्योर। बच्चों आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर केमिस्ट्री? आर यू ऑल एक्साइटेड? हाउ इज द जोश? बोलो हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर बोलो फटाफट। ओवर टू यू मैम। ओके थैंक यू। चलो थैंक्स। चलो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो बात करेंगे ये जो पूरा टॉपिक है केमिकल सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये काफ़ी फंडामेंटल टॉपिक है। मतलब ये टॉपिक को मैंने पहले क्यों सिलेक्ट किया है, इज बिकॉज इसमें इतने फंडामेंटल्स है, इतने फंडामेंटल फॉर्मूलाज है जो आगे जाके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको लगने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि चलो शुरुआत इसी से करते हैं जो बहुत ही बेसिक है। अब ये चैप्टर पे कितने टॉपिक्स है और कितने टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। तो द मेन टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था यहाँ पे वो है मोल कॉन्सेप्ट, और इस पर्टिकुलर टॉपिक जो है आपका मोल कॉन्सेप्ट, उस पे 69% क्वेश्चंस है। समझ में आया आपके? मतलब जितने भी अब तक 21, 22, 23, 24 ये 4 साल में जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं, ये चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चंस में से 100 अगर क्वेश्चंस आए हैं तो 69% आपके मोल कॉन्सेप्ट पे है। और ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है ये तो आगे जाके हम रिवाइज करने ही वाले हैं। दूसरा है आपके यूनिट्स। अगर आप यूनिट्स की बात करोगे, ओके, तो एसआई यूनिट्स आपको पता है, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड उसके कन्वर्जन्स, राइट। तो ये 2 चीज, इस पे 12% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बात है आपके लॉज की। तो लॉज आपको पता है 3 इंपॉर्टेंट लॉज है। एक है आपका कंजर्वेशन, दूसरा है डेफिनाइट प्रोपोर्शन, तीसरा है मल्टीपल प्रोपोर्शन। उस पे 12% क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, राइट, आइसोटोपिक मास। इस पे 7% क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये पूरा चैप्टर अगर आप देखोगे तो आपके ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे 69% to 70% जो क्वेश्चंस है वो मोल कॉन्सेप्ट पे आए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो थ्योरी बेस्ड है, राइट, क्योंकि यूनिट्स पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, राइट, लॉस पे भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और अगर आइसोटोपिक एटॉमिक मास की बात करेंगे, आइसोटोपिक मास की बात करेंगे तो टेक्निकली वहां पे डेफिनेटली कुछ थ्योरी बेस्ड आएगा और कुछ कैलकुलेशन ओरिएंटेड आएंगे, राइट। तो अगर आप देखोगे तो टेक्निकली 80% ऑफ द चैप्टर जो है वो कुछ ही फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, और इन्हीं कुछ फॉर्मूलाज पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखा गया है कि हर शिफ्ट में मिनिमम 1 क्वेश्चन तो पूछा जाता है, ओके। और ये 1 क्वेश्चन जो है वो 1 क्वेश्चन
मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपका जो बेसिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो है मोल कॉन्सेप्ट उस पे पूछा जाता है, ठीक है। तो विदाउट डिलेइंग चलो बात करते हैं। पहले तो हम बात करने वाले हैं यूनिट्स की, राइट। तो आप सबको यूनिट्स क्या है ये तो पता होगा, ओके। सो आई थिंक सो यू कैन जस्ट गो टू द चैट बॉक्स एंड टेल कि यस मैम हमको पता है यूनिट्स क्या है। प्लीज कुछ 10 प्लीज आई वांट मेजॉरिटी ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस हमको यूनिट्स पता है, यस हमको यूनिट्स पता है। चलो कम ऑन, हरी अप, लेट मी सी इफ यू आर एबल टू गिव मी द आंसर टू दिस। ओके, वेरी गुड। अगर आपको यूनिट्स पता है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही अभी हम रिवाइज करने वाले हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द यूनिट्स दैट आर देयर, ओके। तो जो पहला यूनिट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपका लेंथ। तो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, मास का होता है केजीज, टाइम का ऑफ कोर्स सेकेंड्स, करंट जो है वो है एम्पियर्स, temperature of course as you all know is Kelvin, amount of substance is mole and of course luminous intensity is candela, okay। तो ये टेबल है जो डेफिनेटली आपके SI यूनिट से रिलेटेड टेबल है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि इस पर्टिकुलर फैक्टर का SI यूनिट क्या है, तो आपको वो पता होना चाहिए, ओके। तो ये टेबल एक सिंपल सा टेबल है, प्लीज मैं चाहूंगी कि आप इसको अच्छे से याद रखो, ताकि अगर इस पे कोई क्वेश्चन बनता है तो आई एम श्योर इस पे मार्क्स जाने नहीं चाहिए आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली वो चीजें हाईलाइट करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर से, राइट। तो ये यूनिट्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ कन्वर्जन्स की। जैसे आपको पता है कि मास 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 kg मास कितने ग्राम्स का है? 1000 ग्राम्स का। दूसरी बात करेंगे लेंथ की। तो आपको पता है कि लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो होता है मीटर, ओके। 1 मीटर इज 10 to the power 1 nanometer is again one of the units, right? So 1 nanometer is 10 to the power -9 meter and 1 picometer is 10 to the power -12 meter, ओके। तो ये कुछ कन्वर्जन्स जो है ये आपको याद रखने हैं। इस चैप्टर में इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये आगे जाके भी आपको काफी यूज होने वाले हैं, ठीक है। तीसरा है वॉल्यूम के बारे में। अब वॉल्यूम जो है वो हम मेजर करते हैं SI यूनिट की अगर बात करें तो इट इज मीटर क्यूब, लेकिन मीटर क्यूब के अलावा दूसरे भी यूनिट्स है जैसे सेंटीमीटर क्यूब या लीटर। तो अगर 1 लीटर की बात हो रही है तो 1 लीटर इज नथिंग बट 1 DM क्यूब, ओके। एंड 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml, यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ओके। ml is also represented as centimeter cube. So remember that 1 centimeter cube is as good as 1 ml, right? तो 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 ml का, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब का। और लीटर का जो दूसरा वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो है DM क्यूब, फॉलोड। अगर मीटर क्यूब की बात करोगे so 1000 liter make 1 meter cube, is that clear? So 1000 liters are going to make 1 meter cube and 10 to the power 6 ml या 10 to the power 6 centimeter cube is equal to 1 meter cube। तो ये कुछ कन्वर्जन्स जो है वो आपको याद रखने हैं। अब मैंने यही कन्वर्जन्स क्यों लिए हैं ये आपको समझेगा जब आगे जाके इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन्स आपको याद रखने हैं। पहले छोटा सा एक यूनिट का टेबल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल टेबल है, इसमें से लेंथ का ऐसा यूनिट, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट एंड ऑफ कोर्स जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी एंड ऑफ कोर्स योर इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल दैट, इस सबके ऐसा यूनिट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको ये लगने ही वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह दूसरे चैप्टर्स में, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर का जो SI यूनिट है, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज नथिंग बट केल्विन, इज दैट क्लियर? तो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है, ओके। लेकिन आपको पता है कि हम डे टू डे लाइफ में केल्विन तो यूज ही नहीं करते, हम जो यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में वो है डिग्री सेंटीग्रेड। पर अगर आपको किसी केमिकल कैलकुलेशन में टेम्परेचर को यूज करना है तो डेफिनेटली आप डिग्री सेंटीग्रेड में यूज नहीं कर सकते, आप उसको यूज करने वाले हो केल्विन में।
तो एक डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट टेम्परेचर गिवन इन डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है और अगर आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप उसमें ऐड करोगे 273.15, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है 10 डिग्रीज, राइट, और पूछा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन, तो आप क्या करोगे, इस 10 डिग्रीज में आप ऐड करोगे 273.15, सो दिस विल बी 283.15 केल्विन। ओके, तो ये है आपका 283.15 केल्विन। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। बस आपको 273.15 ऐड करना है। किसमें ऐड करोगे, तो ऑब्वियसली जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है उसमें आप 273.15 ऐड करोगे एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा टेम्परेचर स्केल है जो ऑब्वियसली इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन वो है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो एक डिग्री सेंटीग्रेड के जैसे ही स्केल है, लेकिन आप डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। सो यहां पे द फॉर्मूला इज डिग्री टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आपको टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, राइट, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, सो द फॉर्मूला इज टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 into temperature in degree centigrade plus what 32 फॉलोड। तो ये फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई किया तो डेफिनेटली आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो होगा आपका डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में दिया है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। फिर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके यू कैन फाइंड द टेम्परेचर विच इज इन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है आपके पास, टेम्परेचर गिवन टू यू इज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड यू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइड पे ओके आप क्या ऐड करोगे, -40 फॉलोड विच इज इक्वल टू 9/5। आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पे आप x करोगे प्लस व्हाट 32 फॉलोड। तो अभी करना क्या है आपको, तो ये 32 को इधर लेके जाओगे तो -40 ये क्या हो गया -32 विच इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स, राइट। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, चलो क्विकली कैलकुलेट एंड टेल मी। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन करके दिया है, आप प्लीज मुझे बताना कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। ओके, चलो बताओ मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, प्लीज कैलकुलेट इट एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। वेरी गुड, ओके, यस, राइट। तो यहां पे मुझे सही आंसर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे बहुत अच्छा सही आंसर्स दे रहे हैं। ओके, अथर्व इज गिविंग अस करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम गेटिंग वेरी करेक्ट आंसर्स, राइट। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसका अगर डिग्री में कन्वर्जन करोगे तो वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ओके, सो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जो टेम्परेचर है -40, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कोई कॉमन टेम्परेचर आपको ढूंढना है तो वो होगा आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट विच ऑफ कोर्स इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल्सो। ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया और मुझे इसका सही आंसर दिया। तो ये हो गई बात टेम्परेचर की। लेंथ की तो ऑलरेडी हमने बात की है, लेंथ में मीटर इंपॉर्टेंट है, नैनोमीटर इंपॉर्टेंट है, पिकोमीटर इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ कोर्स उसमें केजी इंपॉर्टेंट है, ग्राम इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये कुछ फंडामेंटल यूनिट्स है जो आपको बार बार लगने वाले हैं और जो आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ही इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट, राइट। अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप यहाँ से आराम से शुरुआत कर सकते हो और धीरे धीरे आप हमारे साथ आगे जाओगे और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी प्रोग्रेस होगी। दिस इज समथिंग विच आई गारंटी यू, लेकिन उसके साथ हमारे साथ आपको रहना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। यू हैव टू बी एसोसिएटेड विद अस। ओके, तो ये हो गई बात टेम्परेचर की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे। तो चलो
ये प्रॉब्लम्स मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुनाने वाली हूं, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर टू दिस, तो इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे, ठीक है। तो यहां देखो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, फॉलोड। तो आप सबको पता है डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन व्हाट, right? It is mass upon what? Can anybody come on, go to the chat box and tell me what it is? Exactly, very good. तो SI unit of density आपको पता है density is mass upon volume, right? तो SI unit of density, तो SI unit of mass आप सबको पता है kg है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होगा, तो उस हिसाब से it will be kg मीटर क्यूब, right? per मीटर क्यूब. दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। सो देखो इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो ये क्वेश्चंस जो मैंने उठाए हैं ये आपके पीवाईक्यूज से ही उठाए हैं। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा सोच समझ के आंसर को मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपके मार्क्स चले गए, सो यू कैन फील फॉर योर सेल्फ कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट थिंग, राइट? लेकिन आपको, मुझे पता है कि यहाँ पे आप मुझे सही आंसर दे रहे हो, लेकिन जब आप एग्जाम में आंसर करोगे तो आपको सिर्फ ठंडे दिमाग से सोच के आंसर करना है, क्योंकि इतने अगर सिंपल क्वेश्चंस है तो आई एम श्योर नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 95 एंड अबव, ओके? अब यहाँ पे देखो, द यूनिट नैनोमीटर एंड पिकोमीटर आर रिलेटेड बाय, ओके? यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि नैनोमीटर और पिकोमीटर में रिलेशन पूछा है। जो रिलेशन हमने देखा था वो क्या था? 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर एंड 1 पिकोमीटर इज 10 to the power -12 मीटर। फॉलोड? तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नैनोमीटर एंड पिकोमीटर? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 1 nanometer is equal to how many picometers? देखो 1 nanometer is 10 to the power -9 meters, 1 picometer is 10 to the power -12 meters. तो कौन सा यूनिट बड़ा है? नैनोमीटर बड़ा है या पिकोमीटर बड़ा है? कैन यू जस्ट टेल मी, नैनोमीटर बड़ा है या पिकोमीटर बड़ा है? करेक्ट। देखो नैनोमीटर जो है वो बड़ा है, नैनोमीटर जो है वो बड़ा है, because 1 nanometer is 10 to the power 9 meter and 1 picometer is 10 to the power -12 meter. Is that clear? Okay? तो अगर हम बात करेंगे नैनोमीटर और पिकोमीटर की, तो नैनोमीटर जो है वो बड़ा यूनिट है। फॉलोड? सो 1 नैनोमीटर is equal to how many picometers? Yes. What will be the answer here? 1 nanometer will be 10 to the power 3 picometers. Is that clear? So यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे 10 to the power 9 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर, राइट? तो अगर आप उस हिसाब से देखोगे, सो इट विल बी 10 to the power 3 picometers, ओके? So that is how you have to understand here कि that is what your relation will be. It will be 10 to the power 3 picometers. Okay? So 10 to the power 3 picometers will make 1 nanometer. तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी. ओके? आगे बढ़ते हैं. Find the value of -197 डिग्री सेंटीग्रेड इन केल्विन. कम ऑन, ये तो बहुत ही सिंपल है. आई एम श्योर आपको करना क्या है, तो 273.15 ऐड करना है. सो जस्ट ऐड 273.15 एंड टेल मी व्हाट द आंसर इज. चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है. देखो इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. बहुत ही ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन करना चाहिए आपको, सो दैट यू गेट द करेक्ट आंसर. कम ऑन, टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एग्जैक्टली, द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? चलो, सो हियर it will be nothing but what? Many people are giving me the correct answer. Yes, it will be option B. Very good. So इतना सिंपल क्वेश्चन है. देखा आपने कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. ओके? तो ऐसे धीरे धीरे करके हमको हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, देखना है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमको. ठीक है? फाइन. सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि ये जो क्वेश्चंस है ये यूनिट्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपने देखा कि जो यूनिट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इतने सिंपल है. आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है किसी भी टेम्परेचर को, या आपको रिलेशन देखना है पिकोमीटर नैनोमीटर का. ठीक है? तो इतने सिंपल क्वेश्चंस आए हैं. आई एम श्योर यू ऑल विल लव दीज क्वेश्चंस, राइट? अब बात होती है इसकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट
इफ द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज 60, राइट? तो यहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, डिग्री फ़ारेनहाइट इज 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, फॉलोड। तो उन्होंने आपको दिया है टेम्परेचर इन 60, ओके? तो यहाँ पे जो डिग्री सेंटीग्रेड है वहां पे आपको 60 सब्सटीट्यूट करना है, मुझे आंसर बताना है। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। ओके, तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में आपको 60 सब्सटीट्यूट करना है, यू हैव टू टेल मी व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी। चलो जल्दी से, वेरी सिंपल इट इज। यस, सो बहुत सारे लोग मुझे सही आंसर बता रहे हैं। देखो ये 12 हो गया, राइट? सो दिस विल बी 18, this will be 108 plus 32, so obviously it will be equal to 140, right? So remember that डिग्री सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर 60 है तो वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होगा 140, फॉलोड? सो द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके? सो यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी टेम्परेचर के बारे में फॉर्मूला सीखा था, जहाँ पे हमने कन्वर्जन देखा था, देखो वो फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है? बट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिकॉज एन मोमेंट पे अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ओके? क्योंकि ये फॉर्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। एक चीज जो आपको याद रखनी है कि आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है? तो आज से ही शुरुआत करो, जो भी फॉर्मूलाज हम यहाँ पे कर रहे हैं यू हैव टू डू देम डेली, राइट? ताकि आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पे डेफिनेटली मार्क्स लूज ना करना पड़े, ठीक है? तो एक बात याद रखो कि फॉर्मूलाज याद रखो, ओके? एक बात याद रखो, फॉर्मूलाज याद रखो, बस यही आपको याद रखना है व्हेन इट कम्स टू फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है? तो यही आपको बार बार बोलना है, ओके? अब यहाँ पे देखो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड इन कैंडेला, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2023 में, followed? So come on now, tell me what is the answer to this? The physical quantity that is used to measure candela. देखो सभी, देखो you people are giving me correct answers, very good, right? So you can consider yourself to be something which is already 95 and above. ये देखो, the correct answer is luminous intensity, okay? तो यहाँ पे सबने मुझे सही आंसर बताया है and I'm so happy कि मुझे सही आंसर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब really teaching very very talented students, okay? So come on, let's go ahead. फाइन, अभी हम बात करने वाले हैं लॉस की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लॉस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन लॉस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एब्सोल्युटली थ्योरी बेस्ड होते हैं, ठीक है? तो इस पे कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन तो आपको आएगा नहीं, ओके? ना तो कोई बोलेगा कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, स्टेटमेंट भी कोई पूछेगा नहीं। एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन लॉस पे बनता है, ठीक है? सो आपको पता है कि आपके पास 3 लॉज है, ओके? तो 3 लॉज है आपके पास, 3 लॉज जो आपको याद रखने हैं, ओके? पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ क्या है? एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। इतना सिंपल सा लॉ है, इज दैट क्लियर? तो ये लॉ में क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट, mass of reactant is equal to mass of product। ये आपका सिंपल सा लॉ है, इज दैट क्लियर? यानी जो भी मास ऑफ रिएक्टेंट है वही मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। बट इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ रिएक्टेंट बचा है, फॉलोड? तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि हम ये लॉ कब अप्लाई करेंगे, जब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हम कब बोलेंगे ये सही कब होगा, जब आपका 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे व्हेन 100% ऑफ रिएक्टेंट is converted to product, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, when 100% reactant is converted to product, okay? अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या फिर? क्योंकि आपको पता है कि ये 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होने वाली बात हमेशा सही नहीं होती, राइट? बहुत बार कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बच जाता है, तो फिर उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए आपको पता है दैट इट विल बी मास ऑफ रिएक्टेंट will be equal to mass of product plus mass of unreacted reactant।
मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट आपका रिएक्ट नहीं हुआ है, फॉलोड, तो देन इन दैट केस मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। और ये कब वैलिड होगा, ये कब सही होगा, जब आपको कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो जनरली ऑफ कोर्स यही लॉ होता है कि आपका मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। लेकिन अगर आपका रिएक्टेंट 100% कन्वर्ट होता है तो ऑब्वियसली कुछ भी रिएक्टेंट बचेगा नहीं, तो उस केस में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जस्ट गो टू द चैट बॉक्स एंड टेल मी कि ये लॉ आपको कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। कैन यू टेल मी विच वॉज द साइंटिस्ट हु गेव यू दिस लॉ? प्लीज टेल मी कौन से साइंटिस्ट ने आपको ये लॉ दिया था। Can you tell me which scientist was the scientist who gave you this law? Okay, तो यहां पे जो साइंटिस्ट है जिसने आपको ये लॉ दिया था, he was Lavoisier. Okay, he was Lavoisier. The scientist who gave you this law was Lavoisier. Okay, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. What is the example of this? तो इसका एग्जाम्पल है C plus O2, right? Gives you CO2. Okay, अब कार्बन आपको पता है 12 है, ऑक्सीजन आपको पता है 32 है, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट हुआ 44, तो ऑब्वियसली मास ऑफ प्रोडक्ट भी होना चाहिए कितना, 44. ओके, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. दूसरी बात, H2 plus O2, let me see who gives me the answer to this. H2 plus O2 gives me H2O, right? तो आप सबको पता है H2 is 2 एंड ऑक्सीजन इज 32, और आपको पता है कि ये वाटर जो है ये सिर्फ 18 है. सो मास ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो है 34, राइट? और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ द रिएक्टेंट इज 34, लेकिन मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ओनली 18, राइट? तो यहाँ पे तो जो लॉ हमने देखा था वो तो सही नहीं है. तो यहाँ पे वो लॉ सही होने के लिए मुझे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? कैन यू गो एंड टेल मी व्हाट शुड आई डू टू द इक्वेशन? इस इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो? व्हाट शुड आई डू टू अ इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे देखो रिएक्टेंट जो है वो 34 है, प्रोडक्ट जो है वो 18 है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. तो हम रिएक्शन को क्या करते हैं ताकि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट? कैन यू जस्ट टेल मी? यस, वेरी गुड, हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 ऐड होगा, और इसको भी अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस यहाँ पे मेरे को 36 मिलेगा, एंड दिस विल ऑल्सो बी 36. सो नाउ मास ऑफ द रिएक्टेंट इज 36 एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो व्हाट, 36. तो आप समझ में आया आपके बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहां से आया है? विच लॉ गेव यू बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन? Yes, it is the law of conservation of mass. Is that clear? So जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो हम करते हैं, यहाँ क्या बैलेंस करते हैं, वहां बैलेंस करते हैं, इसका बेसिक आइडिया कहाँ से आया है? कौन से लॉ ने हमको ये बेसिक आइडिया दिया है? तो जो लॉ ने हमको बैलेंसिंग सिखाया है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इज दैट क्लियर? सो जो लॉ हमको बैलेंसिंग सिखाता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इज दैट क्लियर? तो इतना इंपॉर्टेंट लॉ है, हम सोचते भी नहीं है कि हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके समझ में आया होगा कि हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं. हम इसलिए बैलेंस कर रहे हैं ताकि हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर? इसीलिए बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कौन सा लॉ फॉलो हो सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो सके. इज दैट क्लियर? इसके अलावा और 2 लॉज है जो हम पढ़ने वाले हैं. एक है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, दूसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीसरा है गेल-लुसैक्स लॉ, लेकिन अभी उसको कवर नहीं करेंगे. ठीक है, हम पहले ये 2 लॉज के बारे में बात करते हैं. एक है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, दूसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, सो क्विकली लेट अस रिवाइज दीज 2 लॉज ऑल्सो, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे हैं. ठीक है, सो चलो थोड़ा और देखते हैं. We are going to talk about law of definite proportion. Law of definite proportion.
ओके अब ये लॉ क्या है, व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन? तो आप सबको पता है कि अगर हम कोई भी कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? मैं किसी भी कंपाउंड की बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं कार्बन डाइऑक्साइड की, राइट? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना यूनिक क्यों है? ओके कार्बन डाइऑक्साइड मुझे कहीं से भी मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है आई कैन टेक कार्बन, कंबाइन इट विद ऑक्सीजन एंड आई कैन गेट कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड को भी अगर आप बर्न करोगे ऑक्सीजन में तो भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर कोई हाइड्रोकार्बन है जैसे मीथेन, इसको अगर आप ऑक्सीजन से ट्रीट करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। फॉलोड? तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के ढेर सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। लेकिन कोई भी मेथड से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है। ये क्यों? इसका रीजन है कि अगर आप देखोगे मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी 32, राइट? तो व्हाट इज द रेशियो इन विच कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन? तो द रेशियो इन विच कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इज यहाँ पे दिस विल बी okay, so this is 3 and this will be 8. So the ratio in which carbon and oxygen combine is 3:8. Is that clear? आप कार्बन डाइऑक्साइड को जो मर्जी मेथड से प्रिपेयर करो, राइट? आप कार्बन को ऑक्सीजन से बर्न करो, आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से बर्न करो, आप कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन में बर्न करो, ये सारे रिएक्शंस आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही देने वाले हैं। दे ऑल आर गोइंग टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत क्या है? तो इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनका जो रेशो है वो हमेशा 3:8 रहेगा। दैट मेक्स दिस पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड यूनिक। किसी भी मेथड से प्रिपेयर करो, कहीं से भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी लाके दे, तो अगर आपको कोई बोले कि यहाँ मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन टू ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 है, तो आप बोलोगे बिना कुछ सोचे समझे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, राइट? तो कोई भी कंपाउंड की अगर बात हो रही है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड में the ratio by which the elements combine, the ratio by mass with which the elements combine will always remain fixed. आप उसको किसी भी मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो, आप कहीं से भी ला सकते हो, ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। हम वाटर की भी बात कर सकते हैं। वाटर में जैसे आपको पता है यू हैव गॉट 2 grams ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 16 grams, सो द रेशियो इज 1:8, राइट? तो अगर आपको कोई आके बोले कि मैं आपको एक ऐसा कंपाउंड दे रहा हूं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास 1:8 है, तो आपको उसको बोलना चाहिए कि ये जो कंपाउंड है ये वाटर ही होना चाहिए, क्योंकि वाटर में द रेशियो बाय विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इज 1:8। तो उसको बोलो कि हमने लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन पढ़ा है और हमको पता है कि अगर 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो ये वाटर ही होना चाहिए, राइट? सो दिस इज व्हाट इज योर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ओके? अब ये लॉ क्या बोल रहा है आपको? देखो मल्टीपल ये वर्ड में ही सब कुछ है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। इज दैट क्लियर? यहां पे की वर्ड जो है वो है आपका मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ही होता है एक से ज्यादा। इज दैट क्लियर? तो आप बोलोगे ठीक है ये एक से ज्यादा क्या है? तो अगर आपके पास ऐसे 2 एलिमेंट्स है, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ओके? अब ये क्या करेंगे, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो वो एक से ज्यादा कंपाउंड अगर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो आप सबको पता है कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो वो एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, राइट? कौन से 2 कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे? तो एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल। ये वर्ड मल्टीपल का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा, राइट? एक से ज्यादा मतलब क्या होता है? मल्टीपल। फॉलोड? तो जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो वो एक से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, राइट? एक कंपाउंड है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे लॉ की क्या बात है? वाई आर यू स्टडिंग अ लॉ? इसमें लॉ क्या है?
तो इसमें लॉ ये है कि कार्बन का वेट फिक्स्ड है, दोनों में कार्बन का वेट क्या है, फिक्स्ड है, 12 और 12। बट क्या ऑक्सीजन का वेट फिक्स्ड है? नहीं। यहां पे ऑक्सीजन का वेट है 16, यहां पे ऑक्सीजन का वेट है 32। इज दैट क्लियर? तो लॉ यहां पे आ रहा है, तो वो लॉ क्या बोल रहा है कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स, देन द वेट ऑफ द एलिमेंट विच इज फिक्स्ड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे किसका वेट फिक्स्ड है? कार्बन का वेट फिक्स्ड है। इज दैट क्लियर? तो जो एलिमेंट फिक्स्ड वेट ऑफ कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट फिक्स्ड वेट ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? सो अगर आप ऑक्सीजन का रेशियो लोगे तो ये रेशियो आएगा 16:32, विच ऑल यू नो इज 1:2। दिस इज गोइंग टू बी योर सिंपल रेशियो। ये जो रेशियो है ये आपका कौन सा रेशियो है? सिंपल रेशियो है आपका। इज दैट क्लियर? तो एक बार मैं और बताती हूं आपको ये लॉ क्या है। आपके पास दो एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट? तो आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? देखो, आपको पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वैलिड करता है। तो आपको देखना क्या है? आपको देखना है टू एलिमेंट्स। पहले तो आप क्या देखोगे? दो एलिमेंट्स। आपके पास दो एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन, और ये आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करने चाहिए। तो ऑब्वियसली कार्बन और ऑक्सीजन आपको फॉर्म कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये मल्टीपल कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट? ये जो बाकी का है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पे देखो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, बट ये फिक्स्ड वेट ऑफ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है वो 16 और 32 फॉर्म में कंबाइन हो रहा है। तो जब आप ऑक्सीजन के वेट का रेशियो लोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अ सिंपल रेशियो विच इज 1:2, एंड दैट इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, अब तक तो कोई क्वेश्चन इस पे पूछा नहीं है। हाँ, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस पे क्वेश्चन है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए आप क्या करोगे? तो इसके लिए बस आपको देखना है कि कौन से एग्जाम्पल में या कौन से ऑप्शन में दो एलिमेंट्स है और वो दो आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने तीन लॉज देखे। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जहां पे व्हेन अ कंपाउंड गेट्स फॉर्म्ड द एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मास। और तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको सिर्फ देखना है दो एलिमेंट्स होने चाहिए। कितने? दो एलिमेंट्स, और वो आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करने चाहिए। इज दैट क्लियर? सो ये तीन लॉज पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या है तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस, और इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे। ठीक है, तो चलो टेल मी व्हाट इज द आंसर टू दिस। A given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. A given compound contains same proportion of elements by weight. Okay? The statement is dash. Law of combining volumes, law of conservation of mass, law of multiple proportion, law of definite proportion. Come on. Very good. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उसमें जो एलिमेंट्स है वो हमेशा फिक्स्ड वेट में ही कंबाइन करेंगे। तो ऑब्वियसली ये है आपका डेफिनाइट प्रोपोर्शन, राइट? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर गिविंग मी करेक्ट आंसर्स। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हो ही नहीं सकता ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के लिए कैसा क्वेश्चन बनेगा? तो वो आपको एक केमिकल रिएक्शन देंगे, उसमें बोलेंगे कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज 10, सो व्हाट विल बी द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली मास ऑफ प्रोडक्ट भी 10 होगा, राइट? यहाँ पर तो क्लियरली उन्होंने दिया है, आपको क्या दिया है क्लियरली कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। यानी यहाँ पे जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं वो जो रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड डज नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जैसे मैंने बताया था आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जहां पे दो एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। कहां पे आपको दो एलिमेंट्स नहीं दिख रहे, दो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड फॉर्म नहीं कर रहे। टेल मी विच ऑप्शन इज दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बी, देखो
बी में इट इज ओनली O2 एंड O3। तो O2 और O3 तो कोई कंपाउंड है ही नहीं। O2 इज अ एलिमेंट, O3 इज एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे O2 और O3 जो है ये कंपाउंड्स है ही नहीं। बाकी सब में देखो SO2 SO3 दो एलिमेंट्स, CO एंड CO2 दो एलिमेंट्स, H2 एंड H2O2 दो एलिमेंट्स आपस में मिलके एक से ज्यादा अगर कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू ओबे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो O2 और O3 का है, तो O2 और O3 का कंपाउंड्स ही नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, आगे, which of the following pair of compounds demonstrate law of multiple proportion? Come on, hurry up. Which of the following compound demonstrate law of multiple proportion? चलो बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। दो एलिमेंट्स आपको देखने हैं, दो एलिमेंट्स जो आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। कम ऑन, विच इज दैट करेक्ट आंसर? वेरी गुड, आप लोगों ने मुझे सही आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दो एलिमेंट है और वो आपस में मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, सो दैट इज नथिंग बट योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो इतने सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, आपको यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच समझ के आपको आंसर देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज प्योर सैंपल ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो आपको पता है कॉपर कार्बोनेट इज CuCO3, ये आपका कॉपर कार्बोनेट है। इसमें कॉपर का परसेंटेज है 51.53, कार्बन का है 38.91 एंड ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इज समथिंग लाइक 9.74। तो विच लॉ इज दिस? कॉपर कार्बोनेट में कॉपर का परसेंटेज होगा 51, कार्बन का होगा 38 और समथिंग लाइक ऑक्सीजन विल बी 9.7। ये है आपका रेशियो। तो कौन सा लॉ है ये? कैन यू टेल मी विच लॉ इज दिस? कम ऑन, वेरी गुड, ये है आपका लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड की बात हो रही है जो है कॉपर कार्बोनेट, तो ऑब्वियसली उसमें कॉपर का वेट फिक्स्ड होगा, कार्बन का वेट फिक्स्ड होगा और ऑक्सीजन का भी वेट फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इज दैट क्लियर? ओके, तो इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस में मार्क्स मिलने ही चाहिए। ओके फाइन, अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कौन से ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है। तो कैन यू गिव मी द आंसर टू दिस, कहां पे ये वैलिड नहीं है? वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज सी में देखो H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए जैसे मैंने आपको बताया दो एलिमेंट्स होने चाहिए सिर्फ, और वो दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करने चाहिए, जैसे वाटर H2O2, SO2 SO3, NO2। तो अगर इन ऑप्शंस को देखो तो इनमें सिर्फ दो एलिमेंट्स है, राइट? और ये आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। अभी हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इज दैट क्लियर? Come on students, are you following? Please tell me if you are following, if you want anything else. तो यहाँ पे please आगे बढ़ के go ahead, freely tell me, have you followed whatever is being done just now, please? Very nice, thank you so much. देखो आपके comments ही हमको आगे बढ़ाएंगे। वेरी नाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ओके, क्योंकि अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सिंपल है, क्योंकि इसमें बस आपको कुछ ही फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद हुए तो आई एम श्योर आपको इस पे क्वेश्चंस जरूर आएंगे, ठीक है? एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सॉल्व इट आल्सो। ओके, तो वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट, राइट? जैसे मैंने आपको बताया मोल कॉन्सेप्ट पे अराउंड 70% क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? सो चलो लेट्स सी व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। ओके, मोल कॉन्सेप्ट, मोल का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब होता है पाइल, राइट? देखो ऐसे किसी भी चीज का पाइल, यहां पे मैंने ऐसे पाइल लगाया है जिसको मराठी में बोलते हैं ढिगारा। किसी भी चीज का ढिगारा अगर है ना तो उसको बोलते हैं मोल। मोल का मतलब होता है ढिगारा, राइट? तो ये आपको पता है कि ये एक
मोल है, मोल का मतलब है मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें, बहुत छोटी 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 चीजें मिलके बहुत बड़ा एक ढिगारा बनाती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोल। फॉलोड? तो जैसे आपको पता है कि जितनी छोटी होगी उतना वो पॉसिबिलिटी होगी उसकी बहुत सारे पाइल बनाने की, तो मोल का मतलब होता है पाइल। पाइल मतलब क्या कि आप बहुत सारी चीजों को ऐसे जमा के उसका एक बहुत बड़ा ऐसे पाइल बनाते हो। पाइल मतलब जैसे मैंने आपको बताया उसको बोलते हैं मराठी में ढिगारा, एक ढिगारा बनाते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोल। ओके, अब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर 1 मोल आप कोई भी सब्सटेंस लोगे तो आई एम श्योर यू ऑल नो उसमें कितने पार्टिकल्स होने चाहिए। ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप लोग मुझे लिख के बताओ कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होने चाहिए। कम ऑन, व्हाट डू वी कॉल इट एज, विच नंबर, कौन सा नंबर है वो, प्लीज टेल मी। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, प्लीज टेल मी। वेरी गुड, एग्जैक्टली, ये सब आपको पता है, राइट? तो 1 मोल में यू हैव गॉट 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर? और इसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। फॉलोड? तो 1 मोल मतलब क्या? 1 मोल मतलब ये जो सारे पार्टिकल्स हैं जिसको मैं बता रही हूं यहां पे, ठीक है, ये सारे कितने हैं? ये है 6.023 into 10 to the power 23, राइट? जब इतने पार्टिकल्स इकट्ठा आएंगे तो जो भी आपको मिलेगा उसको बोलते हैं 1 मोल। इज दैट क्लियर? यानी अगर आपके पास 6.023 into 10 to the power 23 एप्पल्स है तो इसका मतलब आपके पास 1 मोल एप्पल्स है। फॉलोड? या अगर आपके पास 6.023 into 10 to the power 23 पेंसिल्स है तो इसका मतलब आपके पास 1 मोल पेंसिल्स है। अगर आपके पास 6.023 into 10 to the power 23 रबर्स है तो इसका मतलब आपके पास 1 मोल ऑफ रबर है। इज दैट क्लियर? तो ये जो यूनिट है ये काउंटिंग यूनिट है, राइट? आप उतना काउंट करो आपको 1 मोल मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे 1 डजन एप्पल चाहिए, तो आप क्या करोगे, कितने एप्पल काउंट करोगे? 1 डजन में कितने एप्पल होते हैं आप सबको पता है, 12 एप्पल्स, राइट? तो जब मैं आपको बोलूंगी कि मुझे 1 मोल एप्पल्स चाहिए तो आप कितने एप्पल्स काउंट करके मुझे दोगे? आप मुझे 6.023 into 10 to the power 23 एप्पल्स काउंट करके दोगे। इज दैट क्लियर? जैसे मैं बोलती हूँ आपको मुझे 1 डजन एप्पल चाहिए तो आप मुझे 12 एप्पल्स काउंट करके दोगे। तो उसी तरह से अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 1 मोल ऑफ रबर चाहिए या 1 मोल ऑफ पेन चाहिए तो आप मुझे कितने पेन्स काउंट करके दोगे? 6.023 into 10 to the power 23 which of course is nothing but your Avogadro's number। इतने आप मुझे पेन्स काउंट करके दोगे तो आप मुझे 1 मोल ऑफ पेन्स दे रहे हो। इज दैट क्लियर? तो ये जो यूनिट है ये काउंटिंग यूनिट है, लेकिन ये इतना बड़ा यूनिट है, ये इतना बड़ा यूनिट है कि डे टू डे लाइफ के चीजों के लिए हम इसको यूज ही नहीं कर सकते। फॉलोड? तो फिर हम इसको कहाँ यूज करेंगे? तो हम इनको बहुत छोटी छोटी चीजें काउंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे एटम्स काउंट करने के लिए, मॉलिक्यूल्स काउंट करने के लिए जो बहुत छोटी हो। इज दैट क्लियर? डे टू डे लाइफ में you can never have apples which is equal to 6.023 into 10 to the power 23। is that clear? इतने एप्पल्स आप काउंट करके मुझे दे ही नहीं सकते क्योंकि इतने एप्पल्स हो ही नहीं सकते, ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। इज दैट क्लियर? इतना बड़ा नंबर है कि एप्पल्स, रबर, पेन, पेंसिल इनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो फिर हम इसको क्यों सीख रहे हैं? तो हम इसको इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये एप्लीकेबल होता है माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? सो यहां से है आपका दिस इज द बेसिस ऑफ योर मोल कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? ये जो बेसिस है ये आपका मोल कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो बेसिकली आई एम हैविंग 6.023 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स। इज दैट क्लियर? तो इतने हैं मेरे पास हाइड्रोजन एटम, कितने? 6.023 into 10 to the power 23। अगर मेरे पास इतने हाइड्रोजन एटम है तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैंने काउंट किए 1 2 3 4 5 काउंट करते करते आई रीच अप टू 6.023 into 10 to the power 23। अगर मैंने इतने काउंट किए तो इसका मतलब मैंने कितने काउंट किए? मैंने 1 मोल काउंट किए। इज दैट क्लियर? अब ये 1 मोल का जो भी वेट है, इज दैट क्लियर? अगर मैंने इतने पार्टिकल का वेट लिया
6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 का वेट लिया, इसको मैंने पहले काउंट किया, अभी मैंने इसका वजन किया, इज दैट क्लियर? ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे और फिर हम इसका वजन करेंगे, तो जो भी वेट आएगा दैट वेट इज कॉल्ड एज द मोलर मास, इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन एटम की बात की है, सो दैट विल बी द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इज दैट क्लियर? सो द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम is nothing but the weight of 6.023 into 10 to the power 23 hydrogen atom. Is that clear? Okay, so ये बात आपको याद रखनी है कि अगर 1 मोल का वेट आप करोगे, if you take the weight of 1 mole, you will be calling it as molar mass. Is that clear? Okay. तो एक वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स, इज दैट क्लियर? तो आपको ये बात यहाँ पे समझनी है, ठीक है? अब आपको जो अगली बात समझनी है कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे काउंट करोगे, क्योंकि 1 मोल इज नथिंग बट 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, राइट? एंड द वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल इज व्हाट यू कॉल एज द मोलर मास, ओके? तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय गिवन वेट अपॉन विच वेट. प्लीज कैन यू टेल मी, गो टू द चैट बॉक्स एंड टेल मी गिवन वेट अपॉन विच वेट. कौन से, इसको किससे डिवाइड करना है, गिवन वेट को मुझे किससे डिवाइड करना है? कम ऑन, गिवन वेट अपॉन विच वेट विल गिव मी नंबर ऑफ मोल्स. Very good, very good. All of you are giving me the correct answer. Given weight upon molecular weight. Is that clear? Given weight upon molecular weight will give me what? Number of moles. Given weight upon molecular weight will give me number of moles. Is that clear? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? तो एक फॉर्मूला तो अभी हमने देखा, वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है. So number of moles is given as given weight upon molecular weight. Okay? दूसरा क्या है, अगर आपको वेट नहीं दिया गया, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय व्हाट will also give you Avogadro, will also give you number of moles. तो किससे डिवाइड करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ताकि आपको नंबर ऑफ मोल्स मिले? प्लीज कैन यू गो टू द चैट बॉक्स एंड टेल मी, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड करना है ताकि आपको नंबर ऑफ मोल्स मिले? विच नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय विच नंबर? वेरी गुड, Na. Na इज नथिंग बट योर एवोगाड्रोस नंबर, इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूला है. नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होगा? सो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na. इज दैट क्लियर? तो इस तरह से क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स. अब जो दूसरी चीज यहां पे मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूं वो है मोलर वॉल्यूम. ओके, अब यहां पे मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता है क्या है. मोलर क्यों ऐड किया है? क्योंकि इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस. मोलर, मोलर का मतलब क्या होता है? 1 mole. Anything which is related to 1 mole will be called as molar. So molar volume is nothing but volume occupied by 1 mole of gas. Is that clear? So I'm sure you all know कि अगर conditions STP है, so what is the volume occupied by 1 mole of gas? Come on, all of you tell me. अगर STP conditions है, so what is the volume occupied by 1 mole? Very good. If the conditions are STP, the volume occupied is 22.4 liters. Of course, some books will give you 22.7, but that's okay. आप 22.4 भी ले सकते हो, आप 22.7 भी ले सकते हो. तो ये हो गया आपका मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल. एंड नंबर ऑफ मोल्स अभी कैसे फाइंड करोगे आप? सो नंबर ऑफ मोल्स आप वॉल्यूम से भी फाइंड कर सकते हो. सो इट विल बी गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4. इज दैट क्लियर? तो यहां पे 3 डेफिनेशंस देखे हमने.
जो हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने में मदद करेंगे। एक तो है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये कब यूज करोगे? जब आपको वेट दिया गया है, जैसे बोला गया कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है और उसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो ऑब्वियसली जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो होगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको पार्टिकल्स दिए हैं, अगर आपको दिए गए हैं 2 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन, देन व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल्स है उसको आप किससे डिवाइड करोगे? तो उसको आप एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करोगे ताकि आपको नंबर ऑफ मोल्स मिले। तीसरा है मोलर वॉल्यूम। ये सिर्फ गैसेस के लिए होगा। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स। तो अगर आपको बोला गया है कि कंडीशंस एसटीपी है और कोई गैस 11.2 लीटर्स ऑक्यूपाई कर रहा है, सो इट करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी मोल्स? तो जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो होगा गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। इज दैट क्लियर? ये 3 फॉर्मूलाज जो मैंने दिए हैं, आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है ये सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। तो जस्ट इमेजिन 70% ऑफ योर क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम दिस फॉर्मूलाज, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, number of particles upon your Avogadro's number and given volume upon 22.4. Is that clear? तो ये फॉर्मूलाज आपको याद है, आई एम श्योर, क्योंकि आपने मुझे करेक्ट आंसर्स दिए हैं। सो लेट अस क्विकली सॉल्व क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन देम, राइट? तो ऑब्वियसली आप लोग ही सॉल्व करने वाले हो क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस, राइट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5.4 grams of urea, okay? Number of molecules present in 5.4 grams of urea followed। तो यूरिया जैसे आपको पता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं एंड व्हाट इज गिवन टू यू इज 5.4 grams ऑफ यूरिया। तो पहले तो हम क्या करेंगे? पहले तो जो फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए वो क्या है कि अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स का पता होना जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे पता है, सो आई मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रोस नंबर एंड आई विल गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे ढूंढोगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर विच इज 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे ढूंढोगे? तो आपको दिया क्या है? वेट दिया है। व्हाट इज द वेट गिवन टू यू? 5.4 ग्राम्स। इज दैट क्लियर? तो अभी आपको पता है कि ये जो 5.4 ग्राम्स दिया है, इससे आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे? तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए इट विल बी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट into 6.023 into 10⁻23, राइट? तो आपको पता है गिवन वेट जो है वो 5.4 है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे फाइंड करना है वो मॉलिक्यूलर वेट है। फॉर्मूला मेरे सामने है। कम ऑन, क्विकली फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट एंड टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया? बहुत ही प्यारा मॉलिक्यूल है, इस पे बहुत क्वेश्चंस देखे गए हैं मैंने। वेरी गुड, 60 इज द वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज 60। इज दैट क्लियर? तो ये क्या होगा? 5.4 इज द गिवन वेट, 60 इज द मॉलिक्यूलर वेट। ये 6.023 को आई एम जस्ट टेकिंग 6 into 10⁻23, सो दिस विल बी 10। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इट विल बी 0.54 into 10⁻23, राइट? तो it will be 5.4 into 10⁻22। So the correct answer is your option B, जो बहुत लोग मुझे सही से बता रहे थे। That's really very good, okay? तो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, और आप you can always relate it to the formula that we have studied. Followed? Very good. B is the correct answer. अब आगे बढ़ते हैं. Let us look at the next question. ये देखो, दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन आया है। दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ इट। तो आपको कितने मोल्स दिए हैं वाटर के? 0.25, और पूछा क्या है उसमें कितने ग्राम्स होंगे। अब आप ही मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। चलो, आई वॉन्ट यू पीपल टू टेल मी व्हाट द करेक्ट आंसर टू दिस इज। दिया क्या है? 0.25 मोल्स ऑफ वाटर, और पूछा क्या है? वेट ऑफ वाटर।
Come on, hurry up and tell me what the correct answer is. तो आप कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो ऑब्वियसली उन्होंने पूछा क्या यहां पे, गिवन वेट, तो गिवन वेट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो बस आप गिवन मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूलर वेट से। सो गिवन मोल्स कितने, 0.25 इंटू 18, एंड हाउ मच विल दिस बी? कम ऑन क्विकली टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 0.25 इंटू 18, हाउ मच विल दिस बी? Correct. Many people have given me the correct answer. The correct option is your option C. That's very correct. Okay. तो चलो आगे बढ़ते हैं. Look at this. What is the volume occupied by 24 grams of methane? Is that clear? क्या पूछा है? What is the volume occupied by 24 grams of methane? तो यहाँ पे जैसे आपको पता है 1 mole of methane यानी कितने grams? 16 grams will occupy 22.4 liters. Is that clear? So 1 mole is 16 grams which will occupy 22.4 liters. So यहाँ पे आपको दिया है 24 grams. 24 grams will occupy how much? So it will be 22.4 into 24 divided by 60. Come on, hurry up and tell me what the correct answer is. चलो जल्दी से कैलकुलेशन करके मुझे सही आंसर बताओ. Yes students, what's the correct answer? Very good. The correct answer is your option A. Followed. तो यहाँ पे बस देखो, यहाँ पे सिंपल लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आप बहुत टेंशन में रहते हो, तो वहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए जितना प्रैक्टिस कर सकोगे उतना आप एग्जाम में शांति से करोगे। तो शांति से एग्जाम में करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी शांति से आप बात एग्जाम में कर सकोगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम्स? तो ये तो अभी हमने 5.4 ग्राम्स में कितने मोल्स ऑफ यूरिया है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स बोला है आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कम ऑन क्विकली, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो हरी अप एंड टेल मी व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स। गिवन वेट इज 5.4 डिवाइडेड बाय 60। हरी अप, चलो जल्दी जल्दी, सिंपल सा क्वेश्चन है। डेफिनेटली व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन बी। देखो 5.4 डिवाइडेड बाय 60 बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा सिंपल है। आई एम श्योर आप इतना भी अगर करोगे ना तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। बस आपको प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, विच गैस अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमको हर ऑप्शन को देखना है। ओके तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ऑफ कोर्स करने लायक तो है ही। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस। विच अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी? तो पहले तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड इज नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए तो आपका आधा काम हो गया, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो गए उसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपको मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। अब एक बात याद रखो कि यहाँ पे दिया है 13.3 ग्राम्स, 24 ग्राम्स, 11 ग्राम्स एंड 16 ग्राम्स। तो यहाँ पे सबको वेट दिया है आपको, राइट? तो जो फॉर्मूला आप यूज करोगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए वो है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कम ऑन, सो क्विकली टेल मी व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर। देखो आर्गॉन इज 39.9 विच इज ऑफ कोर्स 40, तो आर्गॉन के लिए इट विल बी 13.3 डिवाइडेड बाय 40, राइट? देन ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड इज 11 डिवाइडेड बाय 44 ऑप्शन बी के लिए। ऑप्शन सी के लिए इट विल बी 24 ग्राम्स दिया है ना, तो इट विल बी 24 डिवाइडेड बाय 32, और ऑप्शन डी इज 16 डिवाइडेड बाय 60। फॉलोड?
तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि बिना कुछ किए वेयर यू थिंक द आंसर इज करेक्ट। वेरी गुड, डी। देखो डी में डायरेक्टली आप देख सकते हो 1 मोल है, बाकी सब तरफ न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा यानी 1 से कम है, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 से कम है तो ऑब्वियसली उसमें मॉलिक्यूल्स भी कम हो गए, सो इट्स ऑप्शन डी, क्योंकि डी इज 1 मोल, बाकी सब लोग 1 से कम है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका 1 मोल। ओके, लुक एट दिस, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड एज एसटीपी टू ऑब्टेन 9 grams ऑफ वाटर फ्रॉम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड है स्टोइक्योमेट्री का। ओके, सो यहाँ पे लेट अस टॉक अबाउट स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री क्या है? तो स्टोइक्योमेट्री का मतलब है जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो। इज दैट क्लियर? तो अगर मैंने ऐसे लिखा H2 plus O2 gives me H2O, तो आपको पता है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको जब मैंने बैलेंस किया तो आई गेट हियर 2, ये 1 है और ये 2 है। इज दैट क्लियर? तो ये जो 2 आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये जो 1 यहाँ पे लिख रहे हो, ये जो 2 यहाँ पे लिख रहे हो, दिस इज व्हाट यू कॉल एज योर स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। इज दैट क्लियर? तो जब आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो बैलेंसिंग में जो नंबर ऑफ मोल्स लिखते हो, राइट, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, इसको आप बोलते हो स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द रेशियो इन विच हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव यू वाटर? 2:1:2. Is that clear? 2 moles of hydrogen combines with 1 mole of water to give me 2 moles of, combined with 1 mole of oxygen to give me 2 moles of water. This ratio is what you call as your stoichiometric ratio. तो stoichiometric ratio comes from balancing of the equation. Okay? तो आपको equation को पहले balance करना है, then you get the ratio and that is how you get the stoichiometric ratio. तो यहाँ पे जो question पूछा है वो क्या है देखो, what amount of oxygen is used at STP for 9 grams of water? तो यहाँ पे जो equation है वो H2 plus O2 gives you what? H2O है। पहले तो इसको balance करो, राइट। अब उन्होंने 9 grams ऑफ वाटर दिया है, यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 moles ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन टू गिव मी 2 moles ऑफ वाटर, राइट। तो इसके हिसाब से अगर जाओगे तो 4 grams ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पे ऑक्सीजन का क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो 1 mole ऑफ ऑक्सीजन यानी 22.4 dm³ लेना पड़ेगा, gives me 2 moles of water। तो वाटर का उन्होंने वेट दिया है, तो यहां पे हम 18 grams ऑफ वाटर लेंगे। फॉलोड? अभी मुझे करना क्या है? सो व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी टू गिव 9 grams ऑफ दिस। तो अगर मेरे पास 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन है तो मुझे 18 grams ऑफ वाटर मिलता है। इज दैट क्लियर? सो इफ आई हैव 22.4 grams or liters of oxygen, I get 18 grams of water। अभी मेरे पास 9 ग्राम ऑफ वाटर है, तो मुझे कितना ऑक्सीजन लगेगा? कम ऑन, क्विकली टेल मी व्हाट द आंसर इज। देखो, पहले तो इक्वेशन लिखा, फिर उसको बैलेंस किया, फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स देखे। सो दिस इज 2 moles, 1 mole एंड 2 moles, राइट। अब 1 mole ऑफ ऑक्सीजन जैसे आपको पता है 22.4 लीटर्स, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था पहले। तो अगर 22.4 लीटर्स ऑक्सीजन लेते हो तो आपको मिल रहा है 18 grams ऑफ वाटर। अभी आपके पास 9 grams ऑफ वाटर दिया है, तो कितना ऑक्सीजन आपको लगेगा? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। द करेक्ट आंसर हियर इज 11.2 dm³। फॉलोड? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 11 dm³। ओके, अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि ये एक स्टोइक्योमेट्रिक वाला क्वेश्चन है जिसमें मोल्स का एप्लीकेशन किया गया है। सो इट्स लाइक H2 plus O2 gives me what? 2H2O। इस तरह से पहले बैलेंस करो, फिर देखो पूछा क्या गया है और उस हिसाब से आपको अंदाजा लगाना है कि आपको वॉल्यूम लेना है, वेट लेना है, क्या करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो अहेड एंड लेट अस लुक एट द नेक्स्ट थिंग। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टोइक्योमेट्री इज समथिंग विच वी हैव जस्ट नाउ सीन। तो एक तो एग्जांपल हमने वाटर का देखा था, H2 plus O2 gives you 2H2O। तो स्टोइक्योमेट्री इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द मोल्स, 2:1:2। ये हो गई आपकी स्टोइक्योमेट्री। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे तो इट इज C plus O2 gives you CO2।
So 1 mole of carbon combines with 1 mole of oxygen to give me 1 mole of carbon dioxide. So it is 1:1:1. ये हो गई आपकी स्टोइक्योमेट्री. ओके, उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो अगर इसको बैलेंस करोगे आप तो इट विल बी लाइक 2 moles followed and 2 moles. तो यहाँ पे 2 moles of carbon monoxide combines with 1 mole of oxygen to give me 2 moles of carbon dioxide. So what is the stoichiometry here? 2:1:2 followed. तो बैलेंस करने के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स आपको मिलते हैं 2, 1 and 2, that ratio is what you call as stoichiometry. Okay? इसके बाद let us go ahead and let us talk about the atomic mass. अब एटॉमिक मास यहाँ पे बेसिकली यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास, बट इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ. व्हाट इज 1 AMU इक्वल टू? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर दिस. 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी kgs? लेट मी सी अगर आपको इसका आंसर आता है तो. 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी kgs? Okay, so fine. So there are people who are giving me correct answers. यहाँ पे 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kgs. Okay, ये आपको याद रखना है. Followed. उसी तरह से it is 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. बस ये चीज आपको याद रखनी है, ये कन्वर्जन आपको याद रखना है. ठीक है, तो ये कन्वर्जन इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. एंड हाउ टू कैलकुलेट आइसोटोपिक मास? तो आपको पता है कि आपका जो एलिमेंट है नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं उनके आइसोटोप्स होते हैं. जैसे हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, ट्रीटियम और प्रोटियम है. ऑक्सीजन का O16, O17 है. तो ये सारे जो है ये आइसोटोप्स है. तो आइसोटोपिक मास कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इट इज परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 डिवाइडेड बाय 100. इस तरह से यू कैन कैलकुलेट आइसोटोपिक मास. अब इस पे एक हाथ क्वेश्चन लेने ही वाले हैं हम. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड. अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो लेट अस. अच्छा, एक और चीज हम देखेंगे वो है लिमिटिंग रिएजेंट. सो दिस इज समथिंग विच इज इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको. ओके, तो इसके लिए आपको मुझे आंसर करना पड़ेगा. आपके पास 10 रुपए है, 10 रुपए है आपके पास. ओके, और आप जाते हो दुकान में चॉकलेट लाने के लिए. इज दैट क्लियर? चॉकलेट लाने के लिए अगर आप गए दुकान में, चॉकलेट की कीमत है 1 रुपया, लेकिन दुकान में सिर्फ 5 चॉकलेट्स है. इज दैट क्लियर? तो आपके पास 10 रुपए है लेकिन दुकान में सिर्फ 5 चॉकलेट है और एक चॉकलेट की कीमत है 1 रुपए. तो आप कितने चॉकलेट खरीद पाओगे? कैन यू टेल मी द आंसर टू दिस? कितने चॉकलेट आप खरीद पाओगे? वेरी गुड, 5 चॉकलेट्स. इज दैट क्लियर? आप कितने चॉकलेट खरीद पाओगे? 5 चॉकलेट. जबकि आपके पास 10 रुपए है तो यहां पे आपका जो चॉकलेट है वो कम है. इज दैट क्लियर? तो यहां पे चॉकलेट जो है वो लेस है. तो जो हमेशा कम रहता है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट रहता है. तो जो कम रहता है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट रहता है. इज दैट क्लियर? तो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे H2 plus O2 gives me H2O. फॉलोड. तो ये 2 मोल है और ये 1 मोल है. तो देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन combines with 32 grams of oxygen. Followed because 2 moles of hydrogen combine with 1 mole. So 4 grams of hydrogen combined with 32 grams. Is that clear? This is going to give me 36 grams of water. Right? तो ये 4, 32, 36 मुझे कैसे मिला? So I got it from the stoichiometric coefficient 2:1:1. Sorry, 2:1:2, right?
तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2:1:2। अभी अगर मैं आपको बोल रही हूं कि 2 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन कितने ग्राम्स है 2 ग्राम्स, और ऑक्सीजन आपके पास 32 ग्राम्स है, फॉलोड। तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों में से मेरे पास कम क्या है, हाइड्रोजन कम है या ऑक्सीजन कम है? क्योंकि हमने देखा है 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन लगते हैं, राइट? तब जाके ये दोनों आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे। तो कंप्लीटली रिएक्ट कब करेंगे? जब 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है रिएक्ट करने के लिए, तब जाके ये दोनों का रिएक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन अभी 32 ग्राम्स के पास सिर्फ 2 ग्राम्स हाइड्रोजन है। तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, ऑक्सीजन हुआ या हाइड्रोजन हुआ? प्लीज टेल मी। वेरी गुड, क्योंकि हाइड्रोजन कम है, तो जो कम होता है वही लिमिटिंग है। इज दैट क्लियर? अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूं, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट यू विल गेट। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ कि आपको वाटर कितना मिलेगा। अगर आपके पास हाइड्रोजन 2 ग्राम्स है और ऑक्सीजन 32 ग्राम्स है, तो वाटर आपको कितना मिलेगा? लेट मी सी हु गिव्स मी द आंसर। कम ऑन टेल मी, वाटर कितने ग्राम्स मिलेगा आपको? ओके, अब यहां पे आपको यह समझना है कि जब आपके पास हाइड्रोजन 4 ग्राम है, ओके, तो पहले तो हमने देखा कि दोनों में लिमिटिंग कौन है। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो कम है। तो यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन, जैसे आप सबने बोला हाइड्रोजन लिमिटिंग है, तो अगर मुझे अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है तो मुझे लिमिटिंग रिएजेंट को ही लेना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि ऑक्सीजन तो एक्सेस में है। अगर मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो मेरे पास 32 ग्राम्स ऑक्सीजन अगर होगा तो दोनों आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम्स ऑक्सीजन है, तो जैसे आप लोगों ने मुझे सही बताया कि लिमिटिंग जो है वो है 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे लिमिटिंग 2 ग्राम्स है, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। तो अगर 4 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है तो आपको मिलता है 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। अभी आपके पास 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो आपको मिलेगा 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, कितना प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, तो आपको पहले ये देखना है कि दोनों में लिमिटिंग कौन है। इज दैट क्लियर? यानी दोनों में कौन सा एक ऐसा रिएजेंट है जो कम दिया है। जो भी रिएजेंट कम दिया है उसी को लेके आपको प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हमको कम दिया था, तो अगर मुझे वाटर कितना मिलने वाला है ये कैलकुलेट करना है तो मैं ये दोनों में से जो लिमिटिंग है वो देखूंगी, और वो है आपका 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, और उसको लेके आई विल डिसाइड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर। तो जैसे यहाँ पे देखो 4 ग्राम्स गिव्स मी 36, तो यहाँ पे 2 ग्राम्स विल गिव मी 18, सो द अमाउंट ऑफ वाटर दैट आई विल गेट विल बी 18 ग्राम्स, राइट? तो ये सिग्निफिकेंस है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो लिमिटिंग रिएजेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो अगर आपको पूछा गया है कि आपको कितना प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो पहले आप देखो कि दोनों में कौन लिमिटिंग है। जो लिमिटिंग है उसी को लेके कैलकुलेशन करने हैं आपको, ठीक है? इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता है C + O2 गिव्स मी CO2, तो यहां पे देखो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव मी 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगर मैंने यहाँ पे आपको 12 ग्राम्स कार्बन दिए लेकिन मैंने आपको 16 ग्राम्स ऑक्सीजन दिया है, तो टेल मी विच ऑफ द टू इज लिमिटिंग। कौन लिमिटिंग है यहाँ पे? कार्बन लिमिटिंग है या ऑक्सीजन लिमिटिंग है? हु इज लिमिटिंग? वेरी गुड, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग, राइट? तो यहाँ पे लिमिटिंग कौन है? ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज लिमिटिंग हियर इज ऑक्सीजन। तो मुझे कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? तो देखो 32 अगर है तो 44 मिल रहा है, तो 16 है तो 22 ग्राम्स मिलेगा। तो जैसे आपको पता चला कौन सा लिमिटिंग है, तो इसको लेके आप क्या कैलकुलेट करोगे? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आप एक्सेस को लेके नहीं करने वाले। यू आर नेवर गोइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग एक्सेस, राइट? हमेशा लिमिटिंग को लेके ही करना है आपको, ठीक है? तो चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पे। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ डाइहाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर अमोनिया गैस फ्रॉम 1 लीटर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखो अमोनिया गैस का प्रिपरेशन हो रहा है और उसके लिए आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यूज किया है। तो पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप एक इक्वेशन लिखो। सो इट विल बी N2 + H2 gives you NH3.
फिर अभी इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है. इज दैट क्लियर? तो आर यू रेडी विद योर पेन एंड पेपर? प्लीज बैलेंस इट. कम ऑन, बैलेंस करो इसको. तो ये 2 होगा, राइट, और ये 3 होगा, और ये कितना होगा? 2 ऑलरेडी है, राइट. सो दिस इज 1:3:2. ये हो गया इसका स्टोइकियोमेट्री. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन combines with 3 moles of hydrogen to give me 2 moles of ammonia. Followed? लेकिन हमको दिया क्या है? तो हमको दिया है 2. हाँ, अब यहाँ पे आप जो लॉ यूज करोगे वो होगा आपका गे-लुसैक्स लॉ. तो यहाँ पे आई जस्ट इंट्रोड्यूस टू यू द लॉ विच इज द गे-लुसैक्स लॉ. अब ये लॉ क्या है? तो ये जो 1:3:2 मैंने यहाँ लिखा है ना, ये आई कैन ट्रीट एज वॉल्यूम ऑल्सो. सो द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, अमोनिया इज ऑल्सो अ गैस. तो ये सारे गैसेस है. तो अगर सारे गैसेस है तो इनका जो मोल का रेशियो है वही इनके वॉल्यूम का भी रेशियो होगा, एंड दैट इज व्हाट योर गे-लुसैक्स लॉ इज. सो रिमेंबर 1 वॉल्यूम will combine with 3 volume to give me 2 volume. यानी 1 ml will combine with 3 ml to give me 2 ml. या 1 liter will combine with 3 liter to give me 2 liter. Right? So आपको जो stoichiometric ratio देखा है आपने 1:3:2 जो actually ratio of the moles है, अगर आपके reactant और product gases है तो यही रेशियो को आप रेशियो ऑफ द वॉल्यूम भी ले सकते हो. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज योर गे-लुसैक्स लॉ. इज दैट क्लियर? तो ये 1:3:2 को आप 1:1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम भी ले सकते हो. ओके, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए? गैसेस होने चाहिए. तो अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस है तभी आप ये लॉ को यूज कर सकते हो. ये जो मोल का रेशियो है इसको आप रेशियो ऑफ द वॉल्यूम भी ले सकते हो. सो प्लीज आई वांट यू पीपल टू ट्राई दिस क्वेश्चन. चलो ट्राई दिस क्वेश्चन. लेट मी सी अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. So N2 plus 3H2 gives you 2NH3. यानी 1 volume combines with 3 volume to give me 2 volume. Right? अब यहाँ पे तुमको क्या दिया है? तो आपको दिया है 2 लीटर ऑफ अमोनिया और दिया है 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन. तो इट इज सो ऑब्वियस हाइड्रोजन कितना होना चाहिए फिर? चलो बताओ मुझे. वेरी गुड, यू पीपल आर गिविंग मी द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज 3 लीटर. राइट? क्योंकि 1 वॉल्यूम कंबाइंस विथ 3 वॉल्यूम टू गिव मी 2 वॉल्यूम. राइट? आपको दिया है 1 लीटर नाइट्रोजन और आपको दिया है 2 लीटर अमोनिया. तो इसी रेशियो में अगर आप जाओगे तो आंसर होगा 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन. दैट्स करेक्ट. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे ही आप गैसेस को देखते हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं यहाँ पे गे-लुसैक्स लॉ को अप्लाई कर सकता हूँ. और वो क्या है कि अगर आपको स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो पता है तो यही रेशियो आपके वॉल्यूम का भी रेशियो होगा. तो 1 वॉल्यूम विल कंबाइन विद 2 वॉल्यूम टू गिव मी 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल कंबाइन विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव मी 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया. ओके, तो यहाँ पे हमने ये लॉ यूज किया है. चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड? तो देखो वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़े से डिजिट्स बदले हुए हैं. सो आई एम जस्ट राइटिंग N2 plus 3H2 gives you 2NH3. Please students try this question. ये है 1 वॉल्यूम combining with 3 वॉल्यूम to give me 2 वॉल्यूम. ओके, प्लीज पहले के जैसा ही है. प्लीज ट्राई करके मुझे इसका आंसर बताओ. तो उन्होंने क्या दिया है? 10 मीटर क्यूब 10 dm क्यूब ऑफ नाइट्रोजन combines with 30 dm cube of hydrogen. तो यहाँ पे 1 volume requires 3 volume, यानी 10 dm cube will require 30 dm cube. तो इसमें कोई लिमिटिंग नहीं है क्योंकि 10 के लिए 30 लगेगा. राइट? क्योंकि 1 वॉल्यूम के लिए 3 वॉल्यूम लग रहा है तो 10 dm क्यूब के लिए 30 dm क्यूब लगेगा. तो इसमें कोई लिमिटिंग नहीं है. इज दैट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले आपको देखना है कि कौन लिमिटिंग है. लेकिन यहाँ पे फॉर्चुनेटली हमारे लिए कौन लिमिटिंग नहीं है. तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा यहाँ पे? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर गिविंग मी द करेक्ट आंसर. दैट इज योर ऑप्शन बी. तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी. ओके, तो यहाँ पे बस आपको अगर गैसेस है तो यू शुड नो कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है हम उसको
वॉल्यूम में भी ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? और पहले तो लिमिटिंग देखना है आपको। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन Mg + 2HCl gives you MgCl2 + H2. Okay, the mass of magnesium required to liberate 4.48 dm³ of hydrogen. तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास 1 मोल मैग्नीशियम है तो आपको 1 मोल हाइड्रोजन मिलेगा, यानी 22.4 लीटर हाइड्रोजन मिल रहा है आपको, राइट? 1 मोल मैग्नीशियम का मतलब है 24 ग्राम्स। तो अगर आपके पास 24 ग्राम्स मैग्नीशियम है तो आपको मिलता है 22.4 लीटर्स ऑफ योर हाइड्रोजन। फॉलोड? अभी उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है कि आपके पास अभी 4.48 लीटर्स हाइड्रोजन आपको चाहिए, तो कितना मैग्नीशियम लगेगा? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 24 के लिए लग रहा है 24 ग्राम्स। अगर आप मैग्नीशियम लोगे तो आपको मिलता है 22.4 लीटर्स। अभी उन्होंने दिया है 4.48 लीटर्स, तो आपको कितने मोल या कितने ग्राम मैग्नीशियम लगेगा? ओके, तो स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे आपको पता है, 24 grams magnesium gives 22.4 liters. So 4.48 liters अगर आपको हाइड्रोजन मिल रहा है तो वो कितने ग्राम मैग्नीशियम से मिलेगा? ओके, सो प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Come on, tell me what the correct answer is. Very good. All of you are giving me the correct answer. So यहाँ पे the correct answer is 4.8. That's correct. Okay? देखो इतने simple questions है. I'm sure हर पेपर में मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2 questions तो आते ही है. Okay? तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप फिजिकल केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो आई एम श्योर 90 परसेंटाइल के ऊपर आप जा सकते हो। ओके, देखो इतने सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो 1000 डिग्रीज पे, सो व्हाट यू गेट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप बोलते हो थर्मल डीकम्पोजिशन, राइट? लेकिन यहाँ पे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मोल गिव्स मी 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 10 ग्राम्स। तो 1 मोल का मतलब 100 ग्राम्स। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 ग्राम्स है। सो 1 मोल इज 100 ग्राम्स, राइट? एंड दे आर टेलिंग यू इज कैरिड आउट इन कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड ओके। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है कैल्शियम इज 40 एंड ऑक्सीजन इज 16, तो ये 56 ग्राम्स हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम्स। तो अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो बेसिकली आप 100 ग्राम्स ले रहे हो। 100 grams will give you 56 grams and 44 grams, 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide. अभी आपको 10 grams दिया है, so 10 grams will correspond to what weight of calcium oxide and carbon dioxide? Come on, quickly tell me what the answer is. Correct. So 10 grams will give me approximately 5.6 grams of calcium oxide and 4.4 grams of your carbon dioxide. तो उस हिसाब से the correct option is B. The correct option is B, right? तो यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए कि वेट क्या है, वेट कैसे कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करना है. ओके, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर. बाकी सारे कैलकुलेशंस तो बहुत सिंपल है. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कैल्शियम 40 है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है. तो अगर दिया नहीं है तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको वेट अगर कैलकुलेट करना है तो आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए. ओके, दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे. इसलिए एटॉमिक वेट का पता होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, ओके, अब यहाँ पे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे तो बहुत मजा आया. आई रियली एंजॉयड डूइंग इट विद यू. द रीजन इज आपके वजह से ही मुझे इतना एंजॉयमेंट फील हुआ, क्योंकि आपने मुझे सभी क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स थे वो बहुत अच्छे से सही आंसर्स दिए हैं, राइट? तो इसका मतलब यू पीपल आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद द फर्स्ट चैप्टर एंड आई रियली एंजॉयड टीचिंग टू यू, क्योंकि मुझे लगा कि आपको सच में क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से आ रहे हैं, आप कर रहे हो और आप मेरे साथ ज्वाइंट हो, कनेक्टेड हो, राइट? तो यहाँ पे बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है पहले चैप्टर में, राइट? With that, let me conclude this chapter
and tomorrow we are going to meet with the next chapter, that is states of matter, जो equally fundamental है, क्योंकि उसके जो बेसिक्स है वो आपको आगे आने वाले फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में लगने वाले हैं, तो वो भी बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है. जितना फंडामेंटल सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जो अभी हमने देखा, उतना ही फंडामेंटल है आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको बस 3-4 फॉर्मूलेज अच्छे से आने चाहिए, और वो क्या है? तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट given volume upon 22.4 provided the volumes are measured at STP. ये अगर फॉर्मूलाज आपको याद है तो डेफिनेटली आपको पूरा मोल कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आएगा, लेकिन वो अभी आपको टेस्ट करना है. तो आप कैसे टेस्ट करोगे? तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, अभी जाके आपको PYQ सॉल्व करने, बिना देखे बिना कुछ किए. You have to imagine that you are sitting for the examination and you have to solve PYQs for the year 2024 and for the year 23. ये आपको जाके करना है. Is that clear? ये अगर आपको अच्छे से करोगे आप, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट वेरी गुड मार्क्स एंड योर प्रिपरेशन विल बी टुवर्ड्स कंप्लीशन. तो प्लीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे करने से आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जितना इंपॉर्टेंट है उतना प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए प्लीज आप PYQs की प्रैक्टिस करना. ये आपको पूरी तरह से अच्छा सा कॉन्फिडेंस देंगे. हमारे पास जितने भी दिन हैं इसमें हम बहुत मचा सकते हैं, जैसे सर बोलते हैं, हम यहाँ पे बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, और जो भी हम बोल रहे हैं वो आपको करना जरूरी है. ओके, सो विद दैट लेट मी टेक लीव विद यू. लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, दैट स्टेट्स ऑफ मैटर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. आई रियली एंजॉयड it. I'm sure even you must have enjoyed it, right? So please let me know if you have enjoyed it or no. Bye all of you. ओके, चलो.